नमस्कार, खबरों अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी और इस बुलेटिन में आपको रूबरू कराएंगे अब तक की बड़ी और अहम खबरों के साथ। ब्रेकिंग बुलेटिन में शुरुआत करते हैं। शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है। देश भर में पुलिस स्मृति दिवस समारोह का आयोजन किया गया और पुलिस विभाग के जो भी कर्मचारी कभी शहीद हुए उन सभी को याद किया गया, उनको श्रद्धांजलि दी गई और देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग शहरों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। दिल्ली में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की और इस दौरान शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। वहीं महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम अजित पवार ने शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शहीदी दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की और शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। पुलिस विभाग की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने शहीदी दिवस के मौके पर शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। गौरवमयी राष्ट्रीय पुलिस स्मारक की ओर अग्रसर हैं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा अमर शहीदों को पुष्प चक्र अर्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग शहरों में शहीदी दिवस मनाया गया। दिल्ली, सूरत, पुणे, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक की आप तस्वीर देख रहे हैं। शहीदी दिवस के मौके पर, पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर पुलिस विभाग के शहीद पुलिसकर्मियों को याद किया गया, उनको श्रद्धांजलि दी। पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पोस्ट कर सभी पुलिसकर्मियों को एक संदेश दिया और उन्होंने कहा कि कर्तव्य पालन में बलिदान सर्वोच्च है। पुलिस शहीदी दिवस पर पीएम मोदी ने कहा कि पुलिसकर्मियों के साहस को सलाम करता हूं। कर्तव्य पालन में बलिदान सर्वोच्च है, दृढ़ समर्पण रखता है। संकट में प्रतिबद्धता पुलिसकर्मियों की सराहनीय है। ये प्रधानमंत्री का पोस्ट पुलिसकर्मियों के लिए। पुलिस स्मृति दिवस पर हम अपने पुलिसकर्मियों के साहस को सलाम करते हैं और कर्तव्य पालन में उनके सर्वोच्च बलिदान को याद करते हैं। उनका दृढ़ समर्पण हमारे राष्ट्र और लोगों को सुरक्षित रखता है। संकट और जरूरत के समय उनका आगे बढ़ते रहना और काम करना सराहनीय है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बयान दिया और कहा कि नक्सलवाद लंबे समय से एक समस्या रहा है, हम इस समस्या को बढ़ने नहीं देंगे। पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ सभी अर्धसैनिक बलों का काम सराहनीय है। अगले साल तक ये समस्या समाप्त होगी। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की संख्या भी बहुत कम है। देश से नक्सलवाद को खत्म करने की एक डेडलाइन 2026 रखी गई है और सरकार का दावा है कि अगले साल तक देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। देश के रक्षा मंत्री ने कहा कि अगले मार्च तक नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। साथियों, मैं स्वयं गृह मंत्री रह चुका हूं। मुझे बेहद नजदीक से पुलिस के कामकाज को देखने का अवसर मिला है। इसके अलावा रक्षा मंत्री के रूप में मुझे सेना के कामकाज को भी नजदीक से देखने का अवसर मिल रहा है। सेना हो या पुलिस, ये दोनों ही देश की सुरक्षा को के अलग अलग पिलर्स हैं। इसलिए मेरा यह मानना है कि दुश्मन कोई भी हो, चाहे सीमा पार से आए या हमारे बीच छिपा हो, जो भी व्यक्ति भारत की सुरक्षा के लिए खड़ा है वह एक ही आत्मा का प्रतिनिधि है। साथियों, जब हम देश की आंतरिक सुरक्षा की बात करते हैं तो हमारे आंतरिक सुरक्षा के समय जो एक और बड़ी चुनौती एक लंबे समय तक रही है, उस पर भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। एक लंबे समय तक नक्सलवाद हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए समस्या रहा है। एक समय था जब छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र इन सभी राज्यों के कई जिले नक्सलवाद से प्रभावित थे। गांवों में स्कूल बंद थे, सड़कें नहीं थीं और लोग भय में जीते थे। लेकिन हमने ठान लिया कि इस समस्या को आगे नहीं बढ़ने देंगे और हमारी पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर जिस तरह संगठित तरीके से काम किया वह काबिले तारीफ है। साथियों, पिछले कई वर्षों के हमारे सम्मिलित प्रयास अब फलीभूत हो रहे हैं। पूरे देश को अब यह भरोसा हो गया है कि अगले वर्ष तक इस समस्या का नामो निशान नहीं रहेगा।
आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस वर्ष भी कई शीर्ष नक्सलियों का खात्मा किया जा चुका। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या भी अब बहुत ही कम बची रह गई है और वह भी अगले वर्ष मार्च तक खत्म हो जाएगी। और पंचकुला में भी पुलिस शहीदी दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस लाइन पहुंचे हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह। पुलिस बल के अमर शहीदों को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। पुलिस शहीद स्मारक पर डीजीपी ओपी सिंह ने स्मृति परेड की सलामी भी ली। डीजीपी ने स्मृति परेड की सलामी ली और उस वक्त की तस्वीरें हैं जब पंचकुला में कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुलिस के जो जवान अलग अलग वक्तों में अपनी ड्यूटी निभाते वक्त, अपना फर्ज निभाते वक्त शहीद हुए हैं, उन सभी को याद किया गया, श्रद्धांजलि दी गई और डीजीपी ओपी सिंह इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। देखिए, शहीद वो है जो कि मतलब कमजोर लोगों के बीच में खड़े। उन्होंने कमजोरों की रक्षा में मतलब प्रस्तुत से लड़ते हुए अपनी जान दी है। हमें ऐसे लोग चाहिए। अगर आगे भी लोग जब मुकाबला हो पीठ ना दिखाएं, लड़ मरे, तो जो लड़ मरे हैं हमें उनके प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए और जो उनके परिवार हैं उनका ख्याल रखना चाहिए। उनको ये ना लगे कि हमारे तो सिरमौर ने अपना जान दे दिया और देश को हमारी परवाह ही नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। तो हम ज़िले ज़िले में इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। मैं जनता से, हरियाणा के वासियों से अपील करूंगा कि ये एक औसत पुलिसकर्मी 24 घंटे में 15-16 घंटे ड्यूटी नहीं करता, जान पर खेलता है। तो हम सबसे अपील करते हैं, जहाँ कहीं हो, घर हो, दफ्तर हो, बाजार हो, सड़क हो, गाड़ी हो, 2 मिनट का मौन रखें, अपना वीडियो बनाएं। हमें पता चलना चाहिए हमारे जवानों को कि जिनके लिए वो जान दे रहे हैं उनको उनकी चिंता है। तो #We love our police करके डालें, जिससे कि इंटरनेट के माध्यम से सारी दुनिया देखे कि लोग अपने जवानों की कदर करते हैं। देखिए, आज के दिन में 2 दुनिया है, एक सोशल मीडिया पर, एक असली दुनिया। असली दुनिया में कोई दिक्कत नहीं थी, जो कुछ हो रहा था सोशल मीडिया पर हो रहा था। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि हमारे 2 साथी जिनके सामने वर्षों थे, 20-20, 25-25 साल अभी वो देश की सेवा करते, जनता की सेवा करते, वो नहीं रहे। उसके बाद भी एक ट्रैफिक के ऊपर हमारा KSI मारा गया। ये हम पुलिस बल हैं, पुलिस फोर्स है, हमारी लड़ाई चलती रहती है, आना जाना लगा रहेगा। मनोबल कहाँ से टूटेगा? क्या आप हमारे भरोसे बैठे हैं? क्या हमारे पास ये विकल्प है कि मनोबल तोड़ के बैठ जाए? कोई मनोबल नहीं टूटा, कुछ नहीं हुआ है। एक सोशल मीडिया की दुनिया है, उनका एक व्यापार है, वो लोगों को डराते रहते हैं। जैसे कि आप देखते रहो, जितना आप देखते हो उतना अटेंशन मिलता है, उतना आई बॉल है, उतने पैसे अमेरिका जाते हैं। तो ये जो मनोबल टूटने की बात है, ये हम सोचते हैं कि एक कहते हैं देशद्रोह जैसी बात कहने की होगी। कैसे पुलिस का मनोबल टूट सकता है? आप जाएं सीरिया, आप जाएं लीबिया, जाएं काबुल, पुलिस का मनोबल टूटा, वहाँ देखें। ये कोई पहली बात थोड़ी है। अब IPC और नए कानून में देखें कि हर आदमी को इस बात का अधिकार है कि अपने प्राण और संपत्ति की रक्षा के लिए, अब दूसरे का प्राण उसमें रक्षा के लिए जान भी ले सकता है। तो हम जो दूसरों के जान की रक्षा के लिए घूम रहे हैं, और हमारा मुकाबला उन लोगों से है जिनको सभ्यता पसंद नहीं है, उनको लूटने, पाटने, तंग करने के लिए आदमी चाहिए, और इस काम के लिए किसी हद तक जाने को तैयार है। हम कानून को मानने वाले लोग हैं, सारे हमारे नागरिक हैं, सब बराबर है। जब तक हम पर हमला नहीं करते, हम पर हमला करेंगे, हम जवाबी हमला करेंगे, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और अब एक और बड़ी खबर पंचकुला से ही आ रही है। पंजाब के पूर्व डीजीपी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई और इस मामले में अब पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा, उनकी पत्नी पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना और उनकी बेटी और पुत्रवधू के खिलाफ केस दर्ज किया गया है।
पूर्व डीजीपी मुस्तफा, उनकी पत्नी, बहू और बेटी पर केस दर्ज किया गया है। संदिग्ध परिस्थितियों में मोहम्मद मुस्तफा के बेटे अकील अख्तर की मौत हुई थी। ये मामला काफी सुर्खियों में रहा और अब बड़ी बात यह है कि इस मामले में केस दर्ज किया गया है हत्या का केस दर्ज किया गया है पूर्व डीजीपी के ऊपर। अकील अख्तर जो पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा का बेटा था, जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी, उन्होंने एक वीडियो बनाया था और अपने पिता पर अपनी पत्नी के साथ अवैध संबंध के आरोप लगाए थे। पंचकुला पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 103A, 103(1) और 61 बीएनएस के तहत केस दर्ज किया है। एफआईआर मनसा देवी थाने में दर्ज की गई है। अकील की मां, जो कि पंजाब सरकार में मंत्री रह चुकी हैं, पूर्व मंत्री हैं, और बहन को भी षड्यंत्र में शामिल बताया गया है। अकील अख्तर की मौत के बाद एक वीडियो सामने आया था। अकील अख्तर की मौत के बाद मैं बताऊंगा आपको, अकील अख्तर की मौत के बाद एक वीडियो सामने आया था और उस वीडियो में मौत के बाद एक वीडियो सामने आया जिसमें उसने बताया कि मुझको परेशान किया जा रहा, मतलब अपने पिता पर ही वो आरोप लगा रहा था, अपने पिता पर ही आरोप लगा रहा था, अपनी मां पर आरोप लगा रहा था कि मुझको झूठे केस में फंसाने की कोशिश हो रही है। पिता पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए। अकील ने अपनी पत्नी के साथ पिता के अवैध संबंधों की बात कही। अकील अख्तर जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी पत्नी पंजाब में वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन रह चुकी है और मलेरकोटला में राजनीति करता रहा है मोहम्मद मुस्तफा का परिवार। अब इनके ऊपर केस दर्ज किया गया है 103(1) धारा आईपीसी की, बीएनएस की, और 61 बीएनएस के तहत केस दर्ज किया गया है। 27 अगस्त को एक वीडियो था जो वायरल हो रहा है और 16 अक्टूबर को अकील की मौत हुई थी और बताया गया था कि दवा को ओवरडोज लेने की वजह से अकील की मौत हुई है। हालांकि उसी टाइम पर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की बात आई थी। पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिवार वालों को सौंप दिया गया। इनका जो पैतृक गांव है वो सहारनपुर में है। सहारनपुर जाकर परिवार ने अकील का अंतिम संस्कार कर दिया, उसको सुपुर्द खाक किया। और उसके बाद फिर जब वीडियो सामने आया तो एक पड़ोसी हैं मलेरकोटला में इनके, उन्होंने, एक पड़ोसी ने ये बताया कि इनके ऊपर एक वीडियो पता चला है और उसमें इनके ऊपर उसने आरोप लगाए हैं बेटे ने और इनके ऊपर केस दर्ज करना चाहिए। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। अकील के पड़ोसी शमसुद्दीन ने इस मामले पर एफआईआर दर्ज कराई थी। अब एफआईआर किसके खिलाफ हुई है? पिता के खिलाफ, मां के खिलाफ, पत्नी के खिलाफ और बहन के खिलाफ। पुलिस इस मामले में जुटी हुई और इसी वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। अकील मौत मामले से जुड़ी पंजाब के पूर्व डीजीपी के बेटे से जुड़ी एक और खबर, मौत के मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर। एसआईटी का गठन किया गया है। डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने इसकी जानकारी दी। पंचकुला की डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने बताया कि मृतक बेटे के मोबाइल की जांच की जाएगी, यानी मोहम्मद मुस्तफा के मृतक बेटे अकील अख्तर के मोबाइल की जांच की जाएगी। वायरल वीडियो की भी जांच की जाएगी। विसरा रिपोर्ट आने का इंतजार कर रहे हैं। 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। अनिल मोर हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। अनिल, ये वाकई में एक बहुत ही चौंकाने वाला केस है कि पोस्टमार्टम करा दिया जाता है, परिवार की तरफ से कहा जाता है कि ओवरडोज की वजह से, और सब कुछ अंतिम संस्कार भी हो जाता है और अब बात पता चल रही है कि परिवार के ही 4 लोगों पर, और वो भी बहुत गंभीर आरोप लगाते हुए। और क्या कुछ जानकारी है इसमें अकील अख्तर मौत मामले में? देखिए नासिर, एक बड़ा हाई प्रोफाइल मामला है क्योंकि जो आरोप लगे हैं पंजाब के जो पूर्व डीजीपी थे ह्यूमन राइट, उनके ऊपर आरोप लगे। इसके अलावा पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना, इनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। पंचकुला पुलिस की तरफ से बकायदा मामला दर्ज कर लिया गया। जो अकील की मौत हुई थी और जो वीडियो कुछ दिन पहले का जो वीडियो एक वायरल हुआ था, उस वीडियो के आधार पर और जो एक शमसुद्दीन पड़ोसी है मुस्तफा के, उनकी शिकायत के आधार पर पंचकुला पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई है। जो मामला दर्ज किया गया है बीएनएस के तहत 103(1) और 61, इन गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। और जो मामला दर्ज किया गया और जो आरोप लगे हैं पंजाब के पूर्व डीजीपी के ऊपर आरोप लगे हैं। पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा को मुख्य आरोपी बनाया गया। इसके अलावा मुस्तफा की जो धर्मपत्नी है, जो पूर्व मंत्री भी रही है पंजाब सरकार में, रजिया सुल्ताना, उनको भी आरोपी बनाया गया। इसके अलावा
जो बेटी है मुस्तफा की और जो पुत्र वधू है उनके ऊपर भी मामला दर्ज किया गया। और इसी मामले को लेकर क्योंकि मामला बड़ा हाई प्रोफाइल है, परिवारजनों की तरफ से पहले कहा गया था कि दवाई के ओवरडोज की वजह से मौत हुई है अकील की, लेकिन जिस तरीके से जो एक पड़ोसी शमसुद्दीन सामने आए उनकी तरफ से शिकायत पंचकुला पुलिस को दी गई और एक जो वायरल वीडियो था अकील का, उस वायरल वीडियो में अकील की तरफ से कई गंभीर आरोप अपने पिता पूर्व डीजीपी के ऊपर लगाए गए। तो ना सिर्फ वो वीडियो हमने भी पूरा दिखाया, उस वीडियो में जो आरोप अकील लगा रहा है उसकी तरफ से जो आरोप है जो उनके पिता है और जो उनकी पत्नी है, यानी अकील की धर्मपत्नी और जो मुस्तफा जो अकील के पिता थे, इनके बीच अवैध संबंधों को लेकर इस तरीके के गंभीर आरोप अकील की तरफ से लगाए गए थे। अब क्योंकि मामला काफी हाई प्रोफाइल है और जो पोस्टमार्टम वगैरह सब कुछ हो गया था, जो अंतिम प्रक्रिया थी, अंतिम संस्कार से संबंधित वो पूरी हो चुकी थी। अब जो है पंचकुला पुलिस की तरफ से बकायदा डीसीपी सृष्टि गुप्ता की तरफ से आज मीडिया से बातचीत की गई और उनकी तरफ से जानकारी दी गई। इस मामले को देखते हुए एसआईटी का गठन किया गया। जो एसआईटी बनाई गई है, एसीपी रैंक के जो अधिकारी हैं उनकी देखरेख में एसआईटी काम करेगी, क्योंकि मामला बड़ा हाई प्रोफाइल और एसआईटी तमाम बिंदुओं पर काम करेगी। शुक्रिया अनिल इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। और अब सोनीपत से एक बड़ी खबर। सोनीपत में पटाखे जलाते वक्त एक दर्दनाक हादसा हुआ। गांव टांडा में आग में एक महिला झुलस गई। महिला का बेटा पटाखे जला रहा था और आग में झुलसने की वजह से महिला 80% तक आग में झुलसी है। हादसे के समय महिला खाना बना रही थी। महिला का रोहतक पीजीआई में इलाज जारी है। और कई हादसे हुए हैं। दीपावली के मौके पर पटाखे जलाते वक्त जब थोड़ी सी लापरवाही हो जाती है या अचानक से कोई हादसा होता है तो इस तरह से ज़िंदगियाँ खतरे में पड़ जाती हैं। और सोनीपत में तकरीबन 80% तक एक महिला आग में चल गई। से हुआ कि वो रोटी बना रही थी वहीं पे उसका लड़का जला रहा था पटाखा और सीमेंट वाला कट्टा जला रही थी वहीं, उसमें दोनों में पकड़ी, उसके ऊपर आग पकड़ गई सारी। आगे रहने वाले हो आप? हम लोग वहाँ के हैं, मैं ललितपुर की हूँ, वो वहाँ की है, क्या बोलते हैं उसको पता नहीं, मेरे को उसका गाँव का नाम नहीं आ रहा। वो वहाँ की है, बड़े मलारा की रहने वाले। अब अभी कहाँ रहते हो आप लोग? अभी टांडा में रहते हैं हम लोग, काम करते। और गुरुग्राम में एक शोरूम में भयंकर आग लग गई। आग लगने की वजह से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। गनीमत यह रही कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कई गाड़ियों ने काफी देर के बाद आग पर काबू पाया। भयंकर आग लगी थी। आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। दिवाली के मौके पर कई बार शॉर्ट सर्किट की बात की जाए या फिर कहीं से कोई जो आतिशबाजी होती है तो उसका कोई पतंगा कहीं से आकर गिर जाए, किसी ज्वलनशील पदार्थ को चपेट में आ जाए तो उस दौरान इस तरह के हादसे हो जाते हैं। लेकिन अभी आग लगने के कारणों का यहाँ पता नहीं चल पाया। लेकिन शोरूम में भयंकर आग लगी थी। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। और अंबाला शहर से भी गोदाम में आग लगने की घटना सामने आई। देर रात को आग लगी थी। चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आया, आग की लपटें नजर आई और पूरा गोदाम आग में जलकर राख हो गया। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। सूचना मिलने के बाद आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, ये गोदाम था। लग ऐसा रहा कि किसी जंगल में आग लगी हो, लेकिन पूरा गोदाम जलकर राख हो गया। भयंकर आग लगी थी और काफी देर तक आग बुझाने की कोशिश होती रही। ये अंबाला शहर की तस्वीरें। अंबाला में एक गोदाम में आग लगी थी। और राजस्थान के जोधपुर में भरसिया फल मंडी में भी आग लगने से अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जोधपुर के फल मंडी की तस्वीरें हैं। जोधपुर में भरसिया फल मंडी है और वहां पर आग लगी थी। जो आड़त थी वहां पर, और अचानक से एकदम से धू कर आग बढ़ती रही। दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाया गया।
और अब दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर काफी चर्चा हो रही है। ज्यादातर इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच चुका है। आनंद विहार में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब हुई है। सांस लेने में आंखों में जलन की दिक्कत लोग महसूस कर रहे हैं और ये साफ फर्क देखा जाता है सांस लेने में। दिल्ली के अंदर अगर बात की जाए, एनसीआर के इलाकों की अगर बात की जाए तो सब कुछ धुंधला धुंधला हो जाता है। स्टेट्समैन हाउस, कनॉट पैलेस की तस्वीरें, दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें। ये कोई कोहरा नहीं बल्कि इसको हम स्मॉग कहते हैं। एक नई टर्म चली है फॉग स्मॉग को लेकर, स्मॉग इसको बना दिया गया है और दिल्ली में लोग साफ साफ महसूस कर सकते हैं जब वो सड़कों पर उतरते हैं कि आंखों में जलन होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। और दिल्ली एनसीआर का लगभग यही हाल है। कई इलाकों का AQI 400 के पार पहुंच चुका है। पोल्यूशन ये एक्चुअली सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सभी अपने इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अनुसार अगर सभी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी करें तो ये लेवल्स कंट्रोल में आ सकता है। सिर्फ एक गवर्नमेंट या एजेंसी सिर्फ सोचने से नहीं होगा। एज अ सोसाइटी वी शुड टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सी टू इट दैट वी कीप थिंग्स अंडर कंट्रोल। देयर आर क्लियर कट ऑर्डर्स जिसमें बताया गया यूज ग्रीन क्रैकर्स, avoid crop burning. So if we can adhere to these things, I feel we would be doing a good service to the society. Thank you. दिल्ली में पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है, कल दिवाली भी थी, उसके बाद आप देख सकते हो जो हरियाणा में पुआल जलाया जाता है उसकी वजह से भी पॉल्यूशन थोड़ा बढ़ा है आज। ये धीरे धीरे कंट्रोल में आना चाहिए। इसको सरकार को इस पर कुछ करना चाहिए फिलहाल तो। और जैसे फॉरेन में अभी लड़ाई चल रहा है, उस पर बम फूट रहा है तो उसका तो कोई रिएक्शन नहीं है और हम लोग का साल में एक बार आता है, ये तो मानेगा। क्या कुछ परेशानी हो रही है? आज थोड़ी बहुत सांस लेने में दिक्कत हो रही है रनिंग करने टाइम, मतलब सही से सांस नहीं ले पा रहा हूँ उस तरीके से। और सब और प्रदूषण बहादुरगढ़ में भी बढ़ गया है। बहादुरगढ़ की हवा भी जहरीली हुई। AQI 348 यहाँ पर देखा गया। दीपावली की रात को जमकर आतिशबाजी हुई और इसको कारण बताया जा रहा है। बाकी लोगों का ये भी कहना है कि साल में एक बार त्यौहार आता है तो त्यौहार तो मनाया जाएगा और इसके, लेकिन प्रदूषण के और भी कई कारण होते हैं। लेकिन दिवाली के मौके पर इसको दिवाली से जोड़ दिया जाता है। लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में कठिनाई होने लगी है। पटाखों के शोर और धुएं ने शहर की आबो हवा को बिगाड़ दिया। और AQI की अगर बात की जाए तो 400 के पार और 350 के ऊपर का AQI बहुत ही खतरनाक माना जाता है। तो बहादुरगढ़ में भी हवा फिलहाल सांस लेने लायक नहीं बची है। लोगों को साफ तौर पर दिक्कतें महसूस हो रही हैं। प्रदीप हमारे साथ हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। प्रदीप धनखड़ बहादुरगढ़ से। प्रदीप, क्या माहौल है बहादुरगढ़ का? जी नासिर, देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से आबो हवा खराब हुई है उसका सीधा असर राजधानी दिल्ली से सटे बहादुरगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ AQI लेवल की बात की जाए तो आज 350 का आंकड़ा वो पार कर गया है। अगर सुबह करीब 9:30 बजे के आसपास 360 AQI लेवल बहादुरगढ़ में दर्ज किया गया है। यहाँ सांस लेने में लोगों को तकलीफ हो रही है। इतना ही नहीं, आंखों में जलन का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा है। कल दिवाली थी, दिवाली का त्योहार लोगों ने बखूबी मनाया है, खूब आतिशबाजी की है, पटाखे जलाए हैं, जिसकी वजह से आज सुबह जो है काफी प्रदूषण का स्तर बढ़ा है और लोगों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ा है। आने वाले दिनों में प्रदूषण का स्तर और भी ज्यादा बढ़ने का अनुमान है क्योंकि सर्दियां शुरू होने वाली हैं, जिसके कारण हर साल की तरह जिस तरीके से AQI लेवल बढ़ता है उसी तरीके से बहादुरगढ़ में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। इतना ही नहीं, बहादुरगढ़ प्रशासन की ओर से प्रदूषण पर काबू पाने के लिए भी काफी मशक्कत की जा रही है। सुबह सुबह आज जो है एंटी स्मोक गन बाजार में उतार दी गई हैं जो सड़कों पर पानी का छिड़काव कर रही हैं ताकि धूल ना उड़े और जो प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है उस पर किसी न किसी स्तर पर नकेल कसी जा सके। अच्छा, क्या लगता है कि क्या इसको सिर्फ कल रात से जोड़ा जाए? क्योंकि प्रदूषण के और भी कारण होते हैं और ऐसे मौक़ों पर हो सकता है कि कई बार ये भी देखा गया है कि जो दूसरे कारण हैं उस दिवाली का मौके का फ़ायदा उठाते हुए वो कारण भी और ज़्यादा पैदा कर दिए जाते हैं। बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं होती हैं कि दिवाली का त्यौहार एक बार आता है साल में और उस दौरान सिर्फ दिवाली को ही प्रदूषण का कारण बता दिया जाता है।
जी सिर्फ बिल्कुल जो ग्रीन पटाखे जलाने की परमिशन सरकार ने दी थी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई थी, तो लोगों ने ग्रीन पटाखे जलाए हैं। हालांकि उनकी वजह से भी काफी प्रदूषण हुआ है। हरियाणा और पंजाब पर आरोप लगाया जाता है बार बार किसानों पर कि वो पराली जलाते हैं, लेकिन अब तक जो है वो पराली जलनी शुरू नहीं हुई है, क्योंकि धान की फसल अब तक पूरी तरह से पककर तैयार नहीं हुई है। जैसे जैसे धान की कटाई होगी, लेकिन पिछली बार भी अगर बात की जाए तो झज्जर जिले में महज इक्का दुक्का केस ही सामने आए थे पराली जलाने के, क्योंकि सरकार द्वारा भी बंदोबस्त किए जा रहे हैं और किसान स्वयं भी जागरूक हो रहे हैं, जो पराली नहीं जलाते हैं और पराली प्रबंधन की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन भौगोलिक स्थिति जो दिल्ली एनसीआर की है वो इस तरीके की है कि यहाँ पर आकर पॉल्यूशन इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से जो किसानों के सर मढ़ दिया जाता है कि उन्होंने पराली जलाई है, या फिर दीपावली का त्योहार था, दिवाली के दिन पटाखे जलाए गए तो उसकी वजह से प्रदूषण हुआ है। हालांकि ये बिल्कुल सही बात है कि कल दिवाली थी तो लोगों ने आतिशबाजी की और प्रदूषण काफी स्तर तक इसीलिए काफी आज बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, जैसे जैसे सर्दियां बढ़ेंगी तो प्रदूषण जो है वो और आगे बढ़ सकता है, क्योंकि हवा चलनी कम हो जाती है, ठंड ज्यादा बढ़ती है, तो वातावरण में प्रदूषण का स्तर जो है जमीन पर ही रह जाता है, ऊपर नहीं उठ पाता है, जिस वजह से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के प्रदीप। तो प्रदूषण के स्तर को लेकर अब देश भर में चर्चा हो रही है, खासतौर से दिल्ली एनसीआर में। अब आगे बढ़ते हैं, एक और अहम खबर उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर खबर आई है। उत्तराखंड में विधानसभा का विशेष सत्र 3 और 4 नवंबर को निर्धारित किया गया है। सत्र को लेकर मुख्यमंत्री धामी का बयान आया। उन्होंने कहा कि सत्र पूरी तरह से विकास केंद्रित रहेगा, आगे के रोड मैप पर विस्तृत चर्चा होगी। उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र 3 और 4 नवंबर को देहरादून में आयोजित किया जा रहा है और इस सत्र में प्रदेश के विकास पर चर्चा की जाएगी। देहरादून में होने वाले 2 दिवसीय विशेष सत्र को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्र पूरी तरह से विकास पर केंद्रित रहेगा। इसमें राज्य के अब तक के अनुभव हों, विकास कार्यों और आगे के रोड मैप पर चर्चा की जाए। देखिए, जो 2 दिनों का ये हमारा विशेष सत्र है, उसमें वही सभी विकास की चर्चा और आगे का रोड मैप क्या होना चाहिए, किस प्रकार के हमारे अनुभव रहे हैं, सभी के सुझाव आकर कि हमारा राज्य आने वाले समय में हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों के रूप में हमारा नाम आए, एक आदर्श राज्य बने, श्रेष्ठ राज्य बने, उसको लेकर पक्ष विपक्ष विधानसभा में। और अंग्रेजों के जमाने के जेलर अब इस दुनिया में नहीं रहे। गोवर्धन असरानी, जिनका देर रात निधन हो गया, कॉमेडी की दुनिया के जाने माने चेहरे थे। गोवर्धन असरानी अब इस दुनिया में नहीं रहे। 84 साल की उम्र में उन्होंने अलविदा कहा दुनिया को। निधन से पहले दिवाली की बधाई दी थी, 3 बजे दिवाली की शुभकामनाएं दी थी। लंबी बीमारी के बाद शाम 4 बजे उनका निधन हुआ। भतीजा अशोक असरानी ने इसकी जानकारी दी। असरानी कॉमेडी रोल में हमेशा याद किए जाएंगे और शोले का उनका जो जेलर वाला रूप था वो सबको हमेशा याद रहेगा। एक तरीके से उस रोल को उन्होंने अमर कर दिया कि हम अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर हैं। और जो डायलॉग थे शोले फिल्म के, कई डायलॉग मशहूर हैं, लेकिन असरानी के भी कुछ डायलॉग इस फिल्म के मशहूर हैं। एक तो अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर और एक फिर आधे इधर आओ आधे इधर चलो बाकी मेरे पीछे आओ, ये वाला डायलॉग भी। 50 साल से लंबा करियर उनका, 350 के करीब फिल्में उन्होंने बनाई और जो मशहूर फिल्में उनकी रही उसमें कोशिश, बावर्ची, अभिमान, चुपके चुपके, रफू चक्कर, शोले जैसी फिल्मों में अहम भूमिका निभाई। और मशहूर अभिनेता गोवर्धन असरानी के निधन पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया। उन्होंने श्रद्धांजलि देते हुए लिखा कि गोवर्धन असरानी के निधन से दुखी हूं। एक प्रतिभाशाली मनोरंजन करता थे, पीढ़ियों से दशकों का मनोरंजन किया उन्होंने। दशकों से कई पीढ़ियों का मनोरंजन किया है। सिनेमा में योगदान हमेशा याद रखा जाएगा।